हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बच्चे अच्छे से होंगे। स्वागत है बच्चों इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, जहां पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको एजुकेट करते हैं। बच्चों, मेरा नाम उमाशंकर मिश्रा है। 8 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में मैंने मास्टर डिग्री परस्यू किया है और ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ ही अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ। क्लियर है बच्चों? बच्चों, अभी यूपीएससी के रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंक 2 सिक्योर करने वाली जागृति अवस्थी के साथ ही साथ बच्चों 170 प्लस जो रैंक होल्डर्स हैं वो हमारे अनअकैडमी से ही है। इसलिए सभी बच्चों के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि जिस प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हैं उनसे इतने अच्छे अच्छे रैंक्स जो हैं वो मिल रहे हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अनअकैडमी के बारे में कुछ ऑफर्स मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ठीक है? याद रखिएगा, नेक्स्ट प्रीलिम्स जो है 5 जून 2022 को है। इसका मतलब है लगभग लगभग 9 मंथ जो है आपके सामने बचे हुए हैं। और इन मंथ में अगर आप कॉम्बो पैक लेते हैं जिसके अंदर आपका जीएस के साथ ही साथ बच्चों ध्यान रखिएगा ऑप्शनल भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है? अगर आप इस कॉम्बो ऑफर को लेते हैं तो बच्चों ध्यान रखिएगा 28% का डिस्काउंट के साथ ही साथ बच्चों 10% का डिस्काउंट अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तभी भी रहेगा। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि 28% प्लस 10%, इसका मतलब है कंप्लीट अगर हम बात करें तो 38% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। क्लियर है? ये बहुत ही अच्छा ऑफर है। ध्यान रखिएगा, इस ऑफर का जो लास्ट डेट है वैलिड कब तक रहेगा तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चों तो आप इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। सेम इसी के अकॉर्डिंग याद रखिएगा 3 मंथ का जो फेस्टिव कॉम्बो पैक है जिसमें आपको ऑप्शनल ऑप्शनल अगर आप लेते हैं 3 मंथ के लिए तो आपको 10% का ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिलेगा। याद रखिएगा अगर आप जीएस के साथ जो है ऑप्शनल का भी कॉम्बो पैक ले रहे हैं तो, है ना? तो 20% का टोटल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप 3 मंथ का फेस्टिव कॉम्बो ले रहे हैं, है ना? ध्यान रखिएगा इसका वैलिडिटी हम बात करें तो 20 अक्टूबर, मतलब 20 अक्टूबर से पहले अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तब आप इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा बच्चों, वन सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल, है ना? इसमें अगर आप जीएस प्लस ऑप्शनल या फिर आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल, ये दोनों ही जो है आपके पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो 25% आपको ऑफ तो मिलेगा ही और 10% का ऑफ अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं देन आपको मिलने वाला है। ठीक है? इस सब्सक्रिप्शन के अंडर अगर हम बात करें बच्चों तो ओल्ड प्राइस अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, ओल्ड प्राइस आप देख सकते हैं 77,000 इसका ओल्ड प्राइस है 1 ईयर का, है ना? लेकिन अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 35% डिस्काउंट होने के बाद ये जो चार्ज है बच्चों 57,704 रुपीज में आपको ये सब्सक्रिप्शन बहुत आसानी से मिल जाएगा। सेम वैसे ही अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं बच्चों तो ध्यान रखिएगा 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो 1,02,000 है। लेकिन अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं न्यू प्राइस क्या होगा आपके लिए 78,999 रुपीज। तो बहुत अच्छा ऑफर है, बहुत सारे मनी को आप सेव कर सकते हैं। और इस जो आपका ऑफर है इसका फायदा आपको 20 अक्टूबर से पहले तक होगा, 20 अक्टूबर तक होगा, है ना? ध्यान रखिएगा बच्चों, यूपीएससी मेगा कॉम्बैट टेस्ट जो है एक प्रकार का स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, आप सभी जानते हैं। बट ये कुछ खास है, रीजन क्या है, इसके पहले जो है इस प्रकार का डिस्काउंट आपने नहीं देखा होगा। क्लियर है ये बच्चों? ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर को ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, सुबह 11 बजे ये टेस्ट होगा। इस टेस्ट को देने का फायदा क्या है? ध्यान रखिएगा इस टेस्ट को देने का फायदा ये है कि आप बहुत सारे डिस्काउंट और बहुत सारे स्कॉलरशिप ले सकते हैं। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा इस टेस्ट को देने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा उमा लाइव, है ना? उमा लाइव। बच्चों, जैसे ही आप इस कोड को यूज करोगे वैसे ही आप इस टेस्ट के लिए एनरोल हो सकते हैं और आप इस टेस्ट को बहुत आसानी से दे सकते हैं। क्लियर है? अनअकैडमी आपके सामने दो अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन। दोनों की बच्चों इंडिविजुअल बेनिफिट है। आप प्लस सब्सक्रिप्शन लें या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, दोनों में अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए बच्चों तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं उमा लाइव। इस कोड के जरिए आप हर एक सब्सक्रिप्शन में हर एक जगह पर 10% का डिस्काउंट
प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ध्यान रखिएगा बच्चों, हम लोग जो आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, या फिर प्रीवियस क्लासेस में हमने जितने भी टॉपिक्स को हमने पढ़ा है, उसका पीडीएफ, क्लियर है, उसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देता हूं। ठीक है, इसके साथ ही साथ मेरे वीडियोस के जितने भी लिंक्स हैं वहां पर आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो ध्यान रखिएगा, आपको करना क्या होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद बच्चों, जैसे ही आप नीचे की ओर देखेंगे, वहां पर लिखा हुआ है ज्वाइन उमा शंकर मिश्रा टेलीग्राम चैनल। इस लिंक के थ्रू जो है आप डायरेक्टली मेरे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं बच्चों। मेरे दिए गए नोट्स को जो है पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है बच्चों? आगे की ओर देखते हैं, आगे की ओर क्या कहता है। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बच्चों भारत की भूगर्भिक संरचना को अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, भारत की भूगर्भिक संरचना को हमने अच्छे से पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था आर्कियन चट्टानों के बारे में, हाड़वार चट्टानों के बारे में, कुडप्पा चट्टानों के बारे में, विंध्यन के बारे में, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप के बारे में। क्लियर है? लगभग लगभग 6 संरचना के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, जिन बच्चों ने इसका वीडियो नहीं देखा है, वो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे उनका भारत की भूगर्भिक संरचना वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने नोट्स भी आपको दिया था आर्कियन सेल के बारे में, इसके साथ ही साथ धारवाड़ चट्टान के बारे में, है ना, वहीं कोडप्पा, विंध्यन, है ना, विंध्यन के बाद गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, ये सभी कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। और आज आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, भारत की भू आकृतिक प्रदेश। ठीक है, उसके बाद हम हिमालय भी स्टार्ट करेंगे और उत्तर भारत का मैदान को भी आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बहुत मजेदार सेशन होने वाला है, बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। बस काम केवल एक ही है, आपका कंसंट्रेशन बच्चों, आपका जो है सीटिंग अरेंजमेंट, कि आप बहुत अच्छे से कंफर्टेबल लेवल में आप बैठें और बहुत आसानी से वीडियो को देखते जाएं, जिससे आपका टॉपिक जो है कवर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, भारत की भू आकृतिक प्रदेश का विभाजन हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था बच्चों, 4 भागों में हमने विभाजन किया था। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का मैदान, पूर्व एवं पश्चिमी घाट। ठीक है, याद रखिएगा, ये चारों भाग को हमें क्रमशः पढ़ना होगा। ठीक है, आज याद रखिएगा, आज हम हिमालय पर्वतमाला को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज हिमालय पर्वतमाला को कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही साथ उत्तर भारत के मैदान को भी आज कोशिश करेंगे बच्चों कंप्लीट हो जाए आज के सेशन में। क्लियर है? तो याद रखिएगा, हिमालय पर्वतमाला बच्चों, पर्वतमाला पर्वतमाला जैसे ही आप नाम सुनते होंगे, वैसे ही आपके दिमाग में इस प्रकार का कुछ डायग्राम बन जाता होगा। ठीक है, इस प्रकार का कुछ डायग्राम बन जाता होगा। क्लियर है? लेकिन लेकिन एक कंफ्यूजन बच्चों को हमेशा ही रहता है कि सर, पर्वत और पहाड़ में क्या अंतर है, या पहाड़ी में क्या अंतर है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, पर्वत और पहाड़ी में अंतर केवल और केवल उसके ऊंचाई से ही है। ठीक है, उसकी ऊंचाई से ही है। अगर 2000, याद रखिएगा बच्चों, 2135 मीटर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2135 मीटर से अगर अधिक ऊंचा क्षेत्र है, ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर पर्वत की ऊंचाई, अगर ऊंचाई 2135 मीटर से अधिक है, तब हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? पर्वत, है ना। लेकिन अगर ऊंचाई 915 से लेकर के 2135 मीटर के मध्य, मतलब 915, है ना, 915 मीटर से लेकर के 2135 मीटर के मध्य अगर ऊंचाई है, तब हम उसे पर्वत नहीं कह सकते बच्चों, तब हम उसे पहाड़ी कहेंगे। ध्यान रखिएगा, क्या कहेंगे बच्चों? हम उसे पहाड़ी कहेंगे। क्लियर है? तो मुख्य अंतर समझ लीजिएगा, क्योंकि भारत में कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें हम पर्वत के नाम से पुकारते हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसे पहाड़ी के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो दोनों में आपको बेसिक डिफरेंस मालूम होना चाहिए, है ना। वैसे ही भारत में पठारी हिस्सा भी तो मिलता है, वैसे ही भारत में पठारी हिस्सा भी तो मिलता है, प्रायद्वीपीय पठार, है ना। तो भारत में जो प्रायद्वीपीय पठार है, या हम पूरे विश्व की पठार की बात कर लें, पठार की ऊंचाई हमेशा ही मानी जाती है 300 से लेकर के, ध्यान रखिएगा, 915 मीटर की मध्य वाला ऊंचाई वाला क्षेत्र। ठीक है, 300 मीटर से लेकर के
915 मीटर का मध्य अगर ऊंचाई है, तब हम उसे पहाड़ी नहीं कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे बच्चों, हम उसे पठार कहेंगे। क्लियर है? हम उसे क्या कहेंगे, पठार कहेंगे, है ना। 915 से अगर अधिक ऊंचा क्षेत्र है तब तो हम उसे पहाड़ी कहेंगे, लेकिन 915 से अगर हम बात करें कम ऊंचा क्षेत्र है और 300 मीटर से अगर अधिक ऊंचा क्षेत्र है तब हम उसे क्या कहेंगे, पठारी भाग कहेंगे, है ना। और ध्यान रखिएगा 300 मीटर से भी कम ऊंचे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं बच्चों, मैदानी क्षेत्र कहते हैं ना। तो भारत का जो भू आकृतिक प्रदेश है, जिसमें जिसके अंतर्गत पर्वत भी पाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र भी उपस्थित है, पठारी क्षेत्र भी उपस्थित है, मैदानी क्षेत्र भी उपस्थित है। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन आपने देख लिया कि आखिर अगर आपसे कोई पूछे कि मैदानी क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो कि समुद्र तल से अगर ऊंचाई 300 मीटर के मध्य है तो हम उसे मैदानी क्षेत्र कहेंगे, है ना। 300 मीटर के मध्य है तो मैदानी क्षेत्र, और 300 से अगर 915 मीटर के मध्य है तो पठारी क्षेत्र, और 915 से अगर 2135 मीटर के मध्य है तो पहाड़ी क्षेत्र, और 2135 मीटर से अगर अधिक ऊंचा क्षेत्र है तब हम उसे क्या कहेंगे, पर्वतीय क्षेत्र कहेंगे। बहुत आसानी से समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। अब भारत की कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.6% भाग में, भारत की कुल क्षेत्रफल के 10.6% भाग में बच्चों केवल और केवल पर्वतीय क्षेत्र है ना। वहीं पहाड़ी क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र से अधिक मात्रा में उपस्थित है, 18.6%। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यूपीएससी है या फिर स्टेट पीएससी है, अब प्रश्न बनाने का जो नया पैटर्न है, अब वो 4 प्रश्न को इंक्लूड करके एक प्रश्न बनाता है, और वो जो 4 स्टेटमेंट से एक प्रश्न बनता है बच्चों, वो याद रखिएगा, वो 4 स्टेटमेंट वो आपका फैक्चुअल भी काउंट करता है, इसके साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी काउंट करता है। तो हम कुछ छोड़ नहीं सकते, आपको हर एक पहलू को बहुत आसानी से, बहुत ध्यान लगाकर, बहुत ही प्यार से पढ़ना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये फैक्ट है, आप ये नहीं कह सकते आप बहुत ज्यादा डीप में जा रहे हैं। आपको हर एक पहलू को बहुत ध्यान से समझना होगा, है ना। तो देखिए पर्वत जो है वो 10.6% भाग में उपस्थित है, पहाड़ी क्षेत्र जो है 18.6% भाग में उपस्थित है। वहीं बच्चों प्रायद्वीपीय पठार, है ना, भारत में जो प्रायद्वीपीय पठार है वो पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल के 27.7% भाग में मौजूद है। आप अगर गौर से देखेंगे बच्चों, तो सबसे अधिक मात्रा में अभी तक आप देखेंगे कि पठारी क्षेत्र ही मिल रहा है, क्योंकि पर्वत 10.6, पहाड़ी 18.6 और पठारी भाग 27.7% में मिल रहा है। ठीक है, और भारत के कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग याद रखिएगा कुल क्षेत्रफल का 43.2% भाग में उपस्थित है। ठीक है, 43.2% भाग में उपस्थित है। इसका मतलब है आपको एनालिसिस अगर आप कर रहे हैं, अगर आप समझते हुए अगर सेशन को देख रहे हैं, तब आप बता सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो भू आकृतिक प्रदेश पाया जाता है वो कौन सा भू आकृतिक प्रदेश है, मैदान है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि भारत के कुल क्षेत्रफल के 43.2% भाग पर केवल और केवल मैदानी भाग ही है, मैदानी भाग ही है ना। वहीं सेकंड नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जा रहा है, तो पठारी भाग पाया जाता है जो 27.7% में उपस्थित है। उसके बाद याद रखिएगा बच्चों पहाड़ी क्षेत्र पाया जा रहा है जो 18.6% भाग में उपस्थित है। और अंततः हम कह सकते हैं भारत में जो पर्वत पाया जा रहा है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.6% भाग है ना। तो इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट, फैक्ट, और याद रखिएगा हम चीजों को आगे से को रिलेट करके उसको इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन अगर जो एग्जामिनर बना रहा है, एग्जाम लेने वाले जो क्वेश्चन सेट करने वाले क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, वो कितना भी क्वेश्चन को घुमा दे, आपके दिमाग से बाहर वो क्वेश्चन ना जा पाए अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो भारत का भू आकृतिक प्रदेश के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिल चुकी है। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला पार्ट, हिमालय, हिमालय पर्वतमाला। ठीक है,
हिमालय पर्वतमाला हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से एक बार मैसेज कर दीजिए कि हाँ सर, हिमालय पर्वतमाला के को पढ़ने के लिए हम एकदम तैयार हैं, बेकरार हैं, और क्वेश्चन अगर यहां से आएगा तो बिल्कुल हमसे नहीं छूटेगा अगर हम पढ़ रहे हैं तो, है ना। बिल्कुल एकदम एक बार मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए यस सर, है ना। तो यहां से याद रखिएगा, हिमालय पर्वतमाला को हम 4 अलग-अलग भागों में विभाजित करके पढ़ने वाले हैं। मैं पहले ही बता दूं बच्चों, ये जो आप सेशन ले रहे हैं उसमें अलग से कोई सेशन नहीं होगा। इसके अंतर्गत ही हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करते हुए ही पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, दोनों को हम कवर करते हुए ही पढ़ रहे हैं ना। वैसे अधिकतर क्वेश्चन हिमालय से प्रीलिम्स के लिए बनता है, ठीक है। हिमालय से मेंस का जो प्रश्न है वो बहुत ही कम बन रहा है, ठीक है। लेकिन प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग जो है हिमालय पर्वतमाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लेकिन हमें इंपॉर्टेंट से मतलब नहीं है, हम तो वही पढ़ेंगे जो सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिमालय का विस्तार, है ना। उसके बाद हम देखने वाले हैं बच्चों हिमालय में उपस्थित श्रेणियां। फिर हम देखेंगे प्रादेशिक विस्तार, और अंतिम में देखेंगे हिमालय का महत्व। हिमालय के होने से भारत को क्या महत्व है, या भारत में क्या लाभ देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करते हैं हिमालय का विस्तार, ठीक है। अब याद रखिएगा, हिमालय का जो विस्तार है बच्चों, याद रखिएगा यहां पर एक छोटा सा मैं डायग्राम बनाता हूं, और डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्योग्राफी में बच्चों डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये डायग्राम आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये डायग्राम जो है अनुभव से मिला डायग्राम है, ठीक है। आप डायग्राम को देखेंगे उसके बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसी बुक का डायग्राम नहीं है, ये डायग्राम जो है अनुभव का डायग्राम है, ठीक है। अब क्या डायग्राम है उसे हम समझ लेते हैं पहले, है ना। ध्यान से देखिएगा, ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। ये इस प्रकार का एक डायग्राम जो है मैं आपके लिए बना रहा हूं, है ना। ये देख लीजिए, है ना। ये जो डायग्राम बना हुआ है, हम इसे मान लेते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, हम इसे मान लेते हैं कि ये कुछ और नहीं, ठीक है, ये कुछ और नहीं। ये डायग्राम मैंने जो बनाया है वो हिमालय का डायग्राम बनाया है। आपको हिमालय के जैसे दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आपको मानना होगा कि यही हमारा हिमालय है, ठीक है। इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्लियर है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे, है ना। अब याद रखिएगा, ये जो चैप्टर है, ठीक है, अगर हम इसके पूर्वी क्षेत्र की हम बात करें, ठीक है, ईस्ट की बात करें, है ना, ये पूर्वी भाग होगा। और ये वाला भाग कौन सा होगा बच्चों, ये वाला जो भाग होगा वो पश्चिमी होगा, पश्चिमी भाग होगा। क्लियर है ये बात, यहां तक तो सब क्लियर है ना। पूर्वी भाग होगा और एक तरफ पश्चिमी भाग होगा। अच्छा, पूर्वी भाग की ओर अगर हम जाएं, ठीक है, पूर्वी भाग की ओर हम देखें, तो पूर्वी भाग तरफ जो है चौड़ाई आपको, ये जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है वो आपको कम दिखाई दे रही है, ठीक है। चौड़ाई जो है वो कैसे दिखाई दे रही है, कम दिखाई दे रही है। और अगर हम पश्चिमी भाग की बात करें तो याद रखिएगा, चौड़ाई जो है बच्चों यहां पर अधिक दिखाई दे रही है। क्लियर है। ये इस डायग्राम को देखने के साथ ही ये बातें तो समझ में आ गई कि हिमालय का जो पूर्वी भाग है, ठीक है, पूर्वी भाग है, उसकी चौड़ाई कम है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसकी चौड़ाई जो है वो क्या है, कम है, ठीक है। और वहीं पश्चिमी भाग, वहीं बच्चों पश्चिमी भाग की अगर हम बात करें, तो पश्चिमी भाग की जो चौड़ाई है, पश्चिमी भाग की जो चौड़ाई है वो हमें क्या दिखाई दे रही है, अधिक दिखाई दे रही है। ये वाला पार्ट तो देखने के साथ ही आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना। तो इसके पीछे के रीजन को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं यहां पर सबसे नीचे एक डायग्राम बना रहा हूं। हम मान लेते हैं बच्चों, ये जो प्लेन है, ये मैंने प्लेन बना दिया। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये मैंने क्या बना दिया, प्लेन बना दिया, समतल क्षेत्र बना दिया, है ना। अब इस समतल क्षेत्र को हम मान लेते हैं, ये जो समतल क्षेत्र मैंने नीचे में बनाया है, ये जो डायग्राम में मैंने बनाया है,
अब इस समतल क्षेत्र को दोनों ही दिशाओं से अगर हम दबाएं, दबाएं मतलब दोनों ही दिशाओं से अगर हम इसे कंप्रेस करें, मतलब दोनों ही दिशाओं से अगर हम इसमें बल लगाएं, है ना? तो जैसे ही दोनों ही दिशाओं से अगर हम बल लगाएंगे, इसका मतलब है कि ये जो समतल क्षेत्र है बच्चों, वो क्या होने लगेगा? ये समतल क्षेत्र अगर दोनों ही तरफ, दोनों ही दिशाओं से अगर हम यहां पर बल लगाएंगे, इसका मतलब है ये समतल क्षेत्र जो है इस प्रकार से, इस प्रकार से उठने लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होने लगेगा बच्चों? उठने लगेगा। ठीक है, पहली बार ध्यान रखिएगा, पहली बार अगर आपने प्रेशर लगाया, पहली बार अगर आपने बल लगाया, तो ये जो समतल क्षेत्र है वो क्या होगा? थोड़ा बहुत उठ जाएगा, है ना? थोड़ा बहुत उठ जाएगा। इस उठे हुए क्षेत्र में फिर से अगर हम इस पर बल लगाएं, तो क्या होगा कि इसकी जो चौड़ाई आपको दिखाई दे रही है, हम ये वाले भाग को चौड़ाई मानेंगे। ठीक है, ये वाला भाग क्या है? चौड़ाई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर पहले वाले डायग्राम को अगर आपने समझ लिया, इसके मतलब है कि इसी डायग्राम में इसी भाग को फिर से अगर हम जो है बल लगाएंगे, इसका मतलब है फिर से क्या होगा? इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी बच्चों? फिर से दाब लगाएंगे तो इसकी ऊंचाई तो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी ऊंचाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन याद रखिएगा इसकी जो चौड़ाई है वो क्या हो रही है? इसकी चौड़ाई आप देखेंगे तो कम है। ठीक है, पहले और दूसरे वाले डायग्राम में अगर हम अच्छे से कंपेयर करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि सबसे पहली बार हमने बल लगाया तो ये जो समतल क्षेत्र था ये ऊपर की ओर उठ गया, लेकिन अगर हम कंटिन्यूअस बल लगा रहे हैं तो चौड़ाई धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन ऊंचाई ऊंचाई धीरे धीरे क्या हो रही है? ऊंचाई जो है धीरे धीरे बढ़ते चले जा रही है। ठीक है, ऊंचाई जो है धीरे धीरे बढ़ते चले जा रही है। तीसरे वाले डायग्राम को भी देख लेते हैं। तीसरे वाले डायग्राम में फिर से कंटिन्यूअस अगर हम बल लगाते ही रहे तो क्या होगा? इसकी ऊंचाई और बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे बच्चों ऊंचाई बढ़ेगी, आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है उसकी चौड़ाई क्या होते जाएगी? इसकी चौड़ाई जो है कम होते चले जाएगी। इसका मतलब है कि बल अगर ज्यादा लगा रहे हैं, भाई सबसे पहली बार बल लगाए थे तो पहला डायग्राम, उसके बाद फिर बल लगाए तो दूसरा डायग्राम, सर्वाधिक बल लगाए तो तीसरा डायग्राम। तो ध्यान रखिएगा, जब बल सर्वाधिक लग रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जहां पर बल सर्वाधिक लग रहा है, जहां पर बल सर्वाधिक लग रहा है, वहां पर दो घटनाएं घट रही हैं। वहां पर दो घटनाएं दो घटनाएं घट रही हैं। पहली घटना क्या है कि जहां पर बल सर्वाधिक लग रहा है उस क्षेत्र की चौड़ाई क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। ठीक है, चौड़ाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर हम ऊंचाई की बात करें, अगर हम ऊंचाई की बात करें तो तीनों डायग्राम को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर बल लगाया जा रहा है तो ऊंचाई क्या हो जा रही है? अधिक हो जा रही है ना? मतलब जहां पर बल सर्वाधिक लगेगा वहां पर दो विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी कि उस क्षेत्र की ऊंचाई सर्वाधिक दिखाई दे रही है और उस क्षेत्र की चौड़ाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, अगर ये डायग्राम अगर आपने समझ लिया, ठीक है, इस डायग्राम को प्रैक्टिकली अगर करना है और प्रैक्टिकल वे में अगर समझना है, तो आप अपने कॉपी, जिस पेज में आप नोट्स बनाते हो उस पेज को दोनों ही तरफ से दोनों हाथ से उसे क्या करो? कंप्रेस करो। जितना अधिक बल लगाओगे, जितना अधिक तेज गति से दबाओगे, पेज आपका उतना ही ऊपर उठता चला जाएगा और उसकी जो चौड़ाई है वो कम होती चले जाएगी। ठीक है, आई होप कि ये पार्ट आपने समझ लिया होगा, है ना? अब यहां पर आते हैं यहां पर देखिए, पूर्वी भाग में हमने क्या लिखा है बच्चों? पूर्वी भाग में हमने लिखा है कि पूर्वी भाग की जो चौड़ाई है वो कम है। ठीक है, पूर्वी भाग की चौड़ाई है वो कम है। ठीक है, जैसे ही आपको ये समझ में आ गया कि चौड़ाई कम है, तो तीसरे वाले डायग्राम को देखिए बहुत ध्यान से। तीसरे वाले डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है चौड़ाई अगर कम है, इसका मतलब है इस क्षेत्र में बल कैसा लगा है? तो बल सर्वाधिक लगा है। तो चौड़ाई कम होने का मुख्य वजह क्या है? तो आपको बताना पड़ेगा कि इस क्षेत्र में हिमालय का जो पूर्वी भाग है उसमें, हिमालय का जो पूर्वी भाग है उसमें सर्वाधिक बल पूर्वी भाग पर ही लगा है। तो बल सर्वाधिक लगने की वजह से ही उस क्षेत्र की चौड़ाई कम होगी, और हमने यहां पर पढ़ा कि जहां पर बल सर्वाधिक लगता है उस क्षेत्र की ऊंचाई भी क्या हो जाती है? सर्वाधिक हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस क्षेत्र में पूर्वी भाग की
ऊंचाई जो है सर्वाधिक देखने को मिलती है। ठीक है, वैसे भी माउंट एवरेस्ट भारत में हिमालय का जो हिमालय में जो माउंट एवरेस्ट है वो भी हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में ही है, पूर्वी क्षेत्र में ही है। क्लियर है ये बात? तो याद रखिएगा पूर्वी भाग, हिमालय का जो पूर्वी भाग है उसकी कुछ विशेषताओं को आप बहुत अच्छे से आपने समझ लिया। पहली विशेषता, पूर्वी भाग की चौड़ाई कम है, बल सर्वाधिक मात्रा में लगता है और ऊंचाई सर्वाधिक है। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट जो है बच्चों पश्चिमी क्षेत्र में है। जस्ट इसके अपोजिट जो है वो पश्चिमी क्षेत्र में आप देख सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा गया कि चौड़ाई इस क्षेत्र की अधिक है। ठीक है, चौड़ाई तो तीन डायग्राम जो हमने एग्जाम्पल वे में समझा था उसमें सर्वाधिक चौड़ाई किधर की है? फर्स्ट वाले डायग्राम में देखिए, फर्स्ट वाले डायग्राम में सर्वाधिक चौड़ाई दिखाई दे रही है आपको और धीरे धीरे चौड़ाई कम होती जा रही है। अच्छा, सर्वाधिक चौड़ाई यहां पर है, इसका मतलब है उसके उस क्षेत्र में बल भी क्या लग रहा है? बल भी इस क्षेत्र में कम लग रहा है। ठीक है, बल भी कम लग रहा है और ऊंचाई भी क्या है? कम है। अगर तीनों डायग्राम को कंपेयर करेंगे तो ऊंचाई भी क्या है? कम आपको दिखाई दे रहा है ना? तो याद रखिएगा जहां पर जिन क्षेत्रों में चौड़ाई अधिक होगी उसके पीछे का रीजन क्या होगा? उसके पीछे का रीजन होगा बल जो है, कम बल लगना, कम बल मतलब बल की मात्रा जो है वो इन क्षेत्रों में कम लगी होगी। और तीसरा हम क्या बता सकते हैं? इन क्षेत्रों की ऊंचाई भी क्या होगी? कम होगी। इन क्षेत्रों की ऊंचाई भी क्या होगी बच्चों? कम होगी। तो याद रखिएगा हिमालय का जो पूर्वी भाग है और पश्चिमी भाग है दोनों की विशेषताओं को हमने तीन तीन विशेषताओं को बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, याद रखिएगा अब यहां पर हम लोगों ने जो लिखा है उस पीपीटी पर आ जाते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हिमालय का जो क्षेत्रफल है वो आप सभी जानते हैं, 5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पूरे हिमालय का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। पूरे हिमालय का जो क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई याद रखिएगा 2500 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई याद रखिएगा 2500 किलोमीटर है ना? चौड़ाई की अगर हम बात करें, चौड़ाई की अगर हम बात करें बच्चों तो ध्यान रखिएगा चौड़ाई अगर हम पूर्व से, अगर हम ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक है, ईस्ट से अगर हम वेस्ट की ओर जाएंगे तो इसका मतलब है चौड़ाई क्या होनी चाहिए? जरा मुझे कमेंट करके बताएं, यहां पर चौड़ाई क्या होनी चाहिए? तो ध्यान रखिएगा पूर्व से अगर पश्चिमी क्षेत्र की ओर जाएंगे तो चौड़ाई धीरे धीरे क्या हो जाएगी? चौड़ाई धीरे धीरे अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर हिमालय में चौड़ाई धीरे धीरे क्या होते जाती है? अधिक होते जाती है। लेकिन अगर हम ऊंचाई की बात करें बच्चों, ऊंचाई की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक ऊंचा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होगा? कौन सा क्षेत्र होगा? पूर्वी भाग होगा। इसका मतलब है कि पश्चिम से अगर पूर्वी भाग की ओर हम जाएंगे, पश्चिम से अगर हम पूर्व की ओर जाएंगे हिमालय पर तो ऊंचाई क्या होती जाएगी? अधिक होती जाएगी। ठीक है, पश्चिम से अगर पूर्व की ओर हम जा रहे हैं तो ऊंचाई क्या होती जाएगी? अधिक होती जाएगी। बात समझ में आया? तो ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट तो आपने समझ लिया। ठीक है, अब याद रखिएगा 22 हिमालय के अंतर्गत जो है 22 देशांतर रेखाएं जो है क्रॉस हुई है। फैक्चुअल बातें हैं जो आपको समझना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा और याद भी रखना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो 22 देशांतर रेखाओं के मध्य या 22 देशांतर रेखाएं जो है हिमालय के मध्य से गुजरी हुई है और हिमालय की जो संरचना है लगभग लगभग वो तलवार की भांति दिखाई देती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 6 पॉइंट हिमालय के विस्तार के अंतर्गत आपको समझाना था, जो हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। बस मुझे एक मैसेज करके, एक कमेंट करके मुझे बता दें कि आपको ये विस्तार, हिमालय का विस्तार जो है वो समझ में आया या नहीं। ठीक है, जल्दी से मुझे बच्चे बता दें। जैसे ही जैसे ही विस्तार आप लोगों ने पढ़ लिया, विस्तार के बाद याद रखिएगा, विस्तार के बाद याद रखिएगा हमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि हमें हिमालय की श्रेणियों के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, और श्रेणियां भी याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, श्रेणियां भी हम कौन सी श्रेणियों के बारे में बात करेंगे हिमालय की?
उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना? मतलब सबसे पहली श्रेणी कौन सी है? ट्रांस हिमालय, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृहद हिमालय, इसके बाद आपको दिखाई देगी लघु हिमालय, और अंततः आपको शिवालिक हिमालय, ठीक है? तो हिमालय के अंतर्गत 4 श्रेणियां हैं, ठीक है? कौन कौन सी श्रेणियां हैं? ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, है ना? अब अगर 2 श्रेणियां हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर ये 2 हिमालय है, ठीक है? ये दो पर्वतीय भाग है या 2 पर्वत है। 2 पर्वत के मध्य में क्या उपस्थित है? ये वाला क्षेत्र क्या है? घाटी क्षेत्र है। तो ध्यान रखिएगा, 2 पर्वत के मध्य में किसकी उपस्थिति पाई जाती है? घाटियों की उपस्थिति पाई जाती है ना? अब इन्हीं घाटियों के नाम को आपको समझना होगा। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के मध्य में जो घाटी पाई जाती है, उसी घाटी का नाम है बच्चों ITSZ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ITSZ, इंडियन सांगपो सचर जोन। नाम क्या है? इंडियन सांगपो सचर जोन, है ना? प्रश्न पूछ सकता है कि इंडियन सांगपो सचर जोन ITSZ कौन से 2 श्रेणियों के मध्य में उपस्थित है? तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय, है ना? वही बच्चों, वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में भी यहां पर आपको दिखाई देगी, यहां पर घाटी की उपस्थिति आपको दिखाई देगी, है ना? वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में, MCT। इसका फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है? नाम क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है? प्रश्न पूछ सकता है कि एमसीटी घाटी जो है कौन से 2 श्रेणियों के मध्य में उपस्थित है? तब आपको आंसर देना पड़ेगा कि ये जो एमसीटी घाटी है, वो याद रखिएगा कि वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य उपस्थित है ना? वहीं MBF घाटी, ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, है ना? ये मेन बाउंड्री फॉल्ट जो घाटी है, वो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य उपस्थित है, ठीक है? तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य उपस्थित जो घाटी है, उसका नाम क्या है बच्चों? तो या उसका नाम है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और वहीं शिवालिक हिमालय, और हम बात करें उत्तर भारत का मैदान, ठीक है? उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना? तो ये जो उत्तर भारत का जो मैदान है और शिवालिक हिमालय के मध्य में जो घाटी पाई जाएगी, उसके मध्य में जो घाटी पाई जाएगी, उसी को हम कहते हैं HFT, हिमालय फॉल्ट एंड थ्रस्ट, ठीक है? हिमालय फॉल्ट एंड थ्रस्ट मतलब ये घाटी जो है वो शिवालिक और उत्तर भारत के मैदान के मध्य में उपस्थित है, ठीक है? तो हम लोगों ने श्रेणियों का नाम यहाँ पर देख लिया, कौन कौन सी श्रेणियां हैं और कौन से श्रेणियों के मध्य में कौन कौन सी घाटियों की उपस्थिति है, इसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा इंडिविजुअल देखेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में, ठीक है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में, ठीक है? अब ट्रांस हिमालय के बारे में लगभग लगभग 4 से 5 टॉपिक पढ़ने वाले, इसके 4 से 5 विशेषताओं को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब ट्रांस हिमालय में उपस्थित जो श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत भी कई श्रेणियां हैं, उनको हम पढ़ेंगे। हम ऊंची चोटी कौन कौन सी है ट्रांस हिमालय में, इसके बारे में देखेंगे। कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, कौन कौन से हिमनद हैं, और कौन कौन सी अन्य विशेषताएं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पाई जाती हैं, इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? वैसे सभी जानते हैं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो श्रेणियां हैं, आपने सभी ने सुना होगा। कौन कौन सी श्रेणी है भाई? तो सबसे पहली श्रेणी कौन सी है? तो सबसे पहली श्रेणी याद रखिएगा। अच्छा, उसके पहले ट्रांस हिमालय में श्रेणियों को पढ़ने से पहले हम विस्तार को भी देख लेते। एक लोकेशन आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि ट्रांस हिमालय जो है किसके कौन से क्षेत्र में उपस्थित है, ठीक है? ट्रांस हिमालय के उत्तर में अगर हम बात करें बच्चों, तो हिंदू कुश पर्वत है। दक्षिण में, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में क्या मिलेगा? ट्रांस हिमालय के बाद वृहद हिमालय, है ना? ट्रांस हिमालय के जो पूर्वी भाग है, उसमें कैलाश पर्वत श्रेणी, और जो पश्चिमी भाग है, याद रखिएगा, जो पश्चिमी भाग है, वहां पर पामीर का
वहां पर पामीर का पठार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय की चारों ही दिशाओं में चारों ही दिशाओं का जो बाउंड्री है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत श्रेणियों के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, तो चार श्रेणियां पाई जाती हैं, सभी को मालूम है। सबसे पहली श्रेणी कौन सी, सबसे उत्तर में पाई जाने वाली श्रेणी कौन सी, काराकोरम। इसके बाद लद्दाख। इसके बाद याद रखिएगा जास्कर, है ना, इस जास्कर, और जास्कर के बाद याद रखिएगा बच्चों कैलाश। ठीक है, कैलाश पर्वत, है ना। तो ये चार समानांतर श्रेणियां जो हैं याद रखिएगा, समानांतर श्रेणियां। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया काराकोरम। ठीक है, काराकोरम के बाद याद रखिएगा लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। फिर आपको दिखाई देगी जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, है ना, और अंततः आपको दिखाई देगी कैलाश। ठीक है, तो चार श्रेणियां हैं और चारों ही समानांतर श्रेणियां हैं। ठीक है, चारों ही समानांतर श्रेणियां हैं, है ना। तो श्रेणियों का नाम एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए कि सबसे उत्तर में काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, उसके नीचे जास्कर और उसके नीचे कैलाश। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यही है बच्चों, यहां पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं जिससे चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाए, है ना। हाँ, तो याद रखिएगा काराकोरम और लद्दाख के मध्य में एक नदी बहती है जिसका नाम है श्योक नदी। बहुत ध्यान से देखिएगा, कौन सी नदी है बच्चों, श्योक नदी है। कौन से दो श्रेणियों के मध्य में बह रही है, तो काराकोरम और लद्दाख के मध्य में श्योक नदी बह रही है, जो सिंधु की सहायक नदी है, जो सिंधु की सहायक नदी है। बात समझ में आ रहा है, सिंधु की सहायक नदी है, क्लियर है। वहीं लद्दाख और जास्कर के मध्य में भी एक नदी बहती है। कौन सी नदी है वो, तो याद रखिएगा स्वयं, स्वयं ये सिंधु नदी बेसिन जो है, सिंधु नदी बेसिन जो है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य में बहती है। ये सभी चीजों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इन सभी चीजों को हम लोगों ने, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि काराकोरम और लद्दाख के मध्य, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य में श्योक नदी का, श्योक नदी बेसिन है। वहीं लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य में सिंधु नदी बेसिन है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वहीं जो कैलाश श्रेणी है वो वैसे भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण श्रेणी है। ठीक है, जो जो कैलाश श्रेणी है वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण श्रेणी है। वहीं वहीं विश्व की, याद रखिएगा, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी माउंट राकापोशी, माउंट राकापोशी, ठीक है, माउंट राकापोशी जो है विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, वो आपको कौन से श्रेणी पर दिखाई देगी, तो याद रखिएगा लद्दाख श्रेणी पर, लद्दाख श्रेणी पर ही विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली जो चोटी है वो राकापोशी आपको दिखाई दे रही है। तो ट्रांस हिमालय की श्रेणियों में एटलीस्ट आपको चार श्रेणियों का नाम याद रखना पड़ेगा और उनकी विशेषताओं को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ट्रांस हिमालय की श्रेणियां थी, है ना। अब श्रेणियों के बाद हमने आपको बताया था कि हमें चोटियों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि ट्रांस हिमालय की जो है सबसे उच्च चोटी कौन सी है, ट्रांस हिमालय में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहले कि केटू गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, 8611 मीटर। याद रखिएगा प्रश्न कई बार पूछ चुका है और सभी बच्चों को लगभग 99.9% बच्चों को केटू गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई मालूम रहती है ना, मालूम है। लेकिन याद रखिएगा अगर प्रश्न पूछ ले कि ट्रांस हिमालय की सर्वोत्तम चोटी कौन सी है, तब उसका आंसर केटू गॉडविन ऑस्टिन होगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि ट्रांस हिमालय की दूसरी सबसे उच्च चोटी कौन सी है, तो लगभग 90% या 95% बच्चे जो है वो छोड़ करके आ जाएंगे या फिर वो गैसिंग करेंगे, है ना। तो याद रखिएगा दूसरी उच्च चोटी छोड़िए, हमने यहाँ पर तीसरी उच्च चोटी के बारे में भी, तीन उच्च चोटियों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। एक का नाम है गेसर बरम जिसकी ऊंचाई है बच्चों 8050 मीटर, और तीसरी सबसे उच्च चोटी है मेसर बरम जिसकी ऊंचाई है बच्चों
821 मीटर। ठीक है, तो तीनों उच्च चोटियों के बारे में मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस कर दिया है। अब आपका कर्तव्य क्या है कि आप इन चोटियों को, इन फैक्चुअल पॉइंट्स को, इन डेटाओं को आप इतने बार पढ़िए, इतने बार समझिए बच्चों, जिससे आपका भविष्य बन सके। ठीक है, जिस चीज से भविष्य बनता है उन चीजों को हमें बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही उत्सुकता से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चोटियों के बारे में, ये तीनों चोटियों का नाम आपको एटलीस्ट मालूम होना चाहिए। और नेक्स्ट हमको ये पढ़ना है कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो दर्रे हैं वो, उसका नाम याद रखिएगा, जारला, चार डिंगला। ठीक है, याद रखिएगा, जारला, चार डिंगला, और भी दर्रे हैं जैसे काराकोरम, जैसे काराकोरम है ना, तो काराकोरम दर्रा है। ठीक है, काराकोरम दर्रा है, चांगला है, चांगला। कुछ दर्रों का नाम मैंने यहां पर बता दिया है, जिससे अगर प्रश्न पूछ ले प्रीलिम्स में, स्टेटमेंट से प्रश्न पूछ लेगा तो आपसे गलत ना हो। ठीक है, तो कौन कौन से दर्रे हैं, तो फर्स्ट नंबर पर आप बता सकते हो कि ट्रांस हिमालय पर काराकोरम, सेकंड नंबर पर आप बता सकते हो चांगला, थर्ड नंबर पर आप बता सकते हो जारला, और फोर्थ नंबर पर आप बता सकते हो चार डिंगला, है ना। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये दर्रों के नाम आपने देख लिया। ठीक है, अब ट्रांस हिमालय में चोटियां हमने देख लिया, है ना, दर्रों के बारे में पढ़ लिया। अब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से हिमनद पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने सुना होगा सियाचिन, बीफो, बाल्टोरा और हिस्पर। ये चारों ही हिमनद, चारों ही ग्लेशियर जो है ट्रांस हिमालय पर उपस्थित ग्लेशियर है ना। जिसमें अगर हम बात करें लंबाई की, तो याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई 72 किलोमीटर है, सबसे अधिक लंबा ग्लेशियर, 72 किलोमीटर। इसके बाद 63 किलोमीटर, इसके बाद 62 किलोमीटर, इसके बाद 61 किलोमीटर, है ना। तो याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर 72 किलोमीटर, बीफो 63 किलोमीटर, बाल्टोरा बच्चों 62 किलोमीटर, और हिस्पर जो है 61, मतलब 61 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चारों ही ग्लेशियर जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आने वाले ग्लेशियर है। ठीक है, अब ट्रांस हिमालय में और कौन कौन सी विशेषताएं बची रह गई हैं जिन्हें हमने नहीं पढ़ा है, उसे मैंने यहां पर पॉइंट में लिख दिया है। ठीक है, जिस ट्रांस हिमालय के बारे में इतने कॉन्फिडेंस लेवल से हमने यहां पर पढ़ा है, उसको बताने वाले जो है, ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक का नाम है स्वेन हेडन। क्या नाम है? स्वेन हेडन। स्वेन हेडन ने 1906 में, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 1906 में हिमालय के बारे में, हिमालय छोड़िए, ट्रांस हिमालय के बारे में इतने विस्तार से बताया है। ठीक है, उन्होंने तो ये भी बताया है कि ये जो ट्रांस हिमालय हम लोगों ने पढ़ा है, उसका निर्माण, याद रखिएगा, उसका जो निर्माण है वो टर्सियन काल से लेकर के, बच्चों याद रखिएगा, टर्सियन काल से लेकर के कैम्ब्रियन काल, ठीक है, टर्सियन काल से लेकर के कैम्ब्रियन काल के मध्य में ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, किसने बताया है ये बातें? तो स्वेन हेडन ने बताया है। ठीक है, अब नेक्स्ट और क्या बातें बता दिया स्वेन हेडन ने? उन्होंने बताया कि जिस ट्रांस हिमालय के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में भारतीय प्लेट का भाग नहीं है। वो कौन से प्लेट का भाग है? यूरेशियन प्लेट का भाग है। ठीक है, वैसे भी हिमालय का निर्माण कौन कौन से दो प्लेटों के जो है संपीड़न से हुआ है? तो पहला प्लेट कौन सा? यूरेशियन, और दूसरे नंबर पर तो भारतीय प्लेट, दूसरे नंबर पर भारतीय प्लेट। तो याद रखिएगा, दो दो अलग अलग प्लेटें, यूरेशियन और भारतीय प्लेटों के आपस में संपीड़न की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ है। लेकिन हिमालय में अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें, तो ट्रांस हिमालय जो है कौन से प्लेट का भाग है बच्चों? तो यूरेशियन प्लेट का भाग है। क्लियर है ये बातें? अब एकदम फैक्ट की अगर हम बात करें, तो ट्रांस हिमालय की लंबाई जो है वो 1000 किलोमीटर है।
चौड़ाई 1000 किलोमीटर लंबाई है, 225 किलोमीटर चौड़ाई है, और ऊंचाई तो आप देख सकते हो 3100 मीटर है। ठीक है, औसतन ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो ये ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोगों ने ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोगों ने ये सभी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, बस भूलना नहीं है। ट्रांस हिमालय में हम लोगों ने तो सबसे पहले विस्तार को भी पढ़ा, है ना। विस्तार मतलब हम लोगों ने लगभग लगभग लोकेशन को देखा ये वाला पार्ट में, है ना। तो विस्तार देखा हम लोगों ने फर्स्ट नंबर पर, है ना। हाँ, सबसे फर्स्ट नंबर पर विस्तार देखा। समानांतर श्रेणियों को पढ़ा, उच्च चोटियों को पढ़ा, दर्रों के बारे में पढ़ लिया, हिमनद के बारे में पढ़ लिया, और ट्रांस हिमालय की विशेषताओं को भी अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय के बाद कौन सा हिमालय आता है सेकंड नंबर पर? सेकंड नंबर पर आप देखेंगे तो वृहद हिमालय। ठीक है, वृहद हिमालय, क्लियर है। अब वृहद हिमालय के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जल्दी से एक कमेंट करके मुझे बता दें कि हाँ सर ट्रांस हिमालय अच्छे से कवर है, अब हम पढ़ सकते हैं वृहद हिमालय, है ना। जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दें, जिससे वृहद हिमालय के बारे में समझना हम स्टार्ट कर सके। ठीक है, वृहद हिमालय के बारे में समझना जो है स्टार्ट कर सके, है ना। तब तक मैं जल्दी से पानी पी लेता हूं, है ना। हाँ बिल्कुल, चलिए। वृहद हिमालय, है ना। वृहद हिमालय के उत्तर में कौन सा हिमालय है भाई? ट्रांस हिमालय है। दक्षिण में कौन सा हिमालय है? लघु हिमालय है ना। वैसे भी अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, और लघु हिमालय के नीचे शिवालिक हिमालय, है ना। अब वृहद हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय और दक्षिण में लघु हिमालय, ये तो आपने जान लिया, है ना। वृहद हिमालय को महान हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृहद हिमालय को महान हिमालय भी कहा जाता है ना। अब याद रखिएगा, वृहद हिमालय की अगर हम बात करें विस्तार की, तो पूर्वी भाग में नामचा बरवा पर्वत से लेकर के पश्चिमी भाग में नंगा पर्वत तक जो है वृहद हिमालय का विस्तार है। ठीक है, तो ये वृहद हिमालय का केवल हम लोगों ने विस्तार देखा है, जिससे इस विस्तार को पढ़ने के बाद आप इमेजिन कर सके, आपका लोकेशन जो है वो ट्रेस कर सके आपका माइंड। इसलिए मैं विस्तार बताता हूं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का लोकेशन बता देता हूं। ठीक है, अब अगर हम विस्तार की बात हमने कर ही लिया है, तो याद रखिएगा कि वृहद हिमालय का जो विस्तार है वो, अगर हम पूर्वी भाग की बात करें, पूर्व से लेकर के अगर हम पश्चिम की ओर जाएं, ठीक है, पूर्व से लेकर के अगर हम पश्चिम की ओर जाएं, तो याद रखिएगा भारत के पूर्वी भाग में सिक्किम राज्य से लेकर के सिक्किम राज्य से लेकर के भारत के पश्चिमी राज्य मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड याद रखिएगा, उत्तराखंड तक इस हिमालय का विस्तार है ना। अब आपका काम क्या है? आपको भी तो कुछ होमवर्क मिलना चाहिए ना। आप अगर तुरंत एटलस निकाल सके वीडियो को स्टॉप करके, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। अगर समय नहीं है और आप ऐसे जगह पर हैं जहां पर अभी एटलस आपके सामने मौजूद नहीं है, तो आप घर में जाकर के एटलस में देखिएगा, और एटलस में जाकर केवल और केवल वही एक ही बातों को देखना है, वो ये है कि भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है ना, हाँ, भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें सिक्किम को ढूंढना है। ठीक है, सिक्किम को ढूंढ लेना है, और सिक्किम से आपको जेएंडके या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जेएंडके में आना है। ठीक है, अगर आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाओगे तो मध्य वाला जो भाग है वो आपको नेपाल में दिखाई देगा। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो वृहद हिमालय है, इसका विस्तार केवल भारत में ही नहीं है, इसका विस्तार नेपाल में भी है। ठीक है,
तो याद रखिएगा, अगर वृहद हिमालय की पूर्वी भाग की अगर हम बात करें तो भारत के सिक्किम राज्य में इसका पूर्वी भाग का विस्तार है, और वृहद हिमालय का जो पश्चिमी भाग का विस्तार है वो जम्मू एंड कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में मौजूद है। लेकिन वृहद हिमालय का जो मध्य भाग का विस्तार है बच्चों, वो कहां पर है? नेपाल में। क्योंकि नाम ही वृहद है, क्योंकि नाम ही बड़ा हिमालय, महान हिमालय है, इसलिए इस हिमालय पर बहुत सारे जो है, बहुत सारी चोटियां पाई जाती हैं। बहुत सारी चोटियां, क्योंकि बड़ा हिमालय है, इसलिए कई जगहों पर आप देखेंगे कि इस हिमालय को चोटियों का समूह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोटियों का समूह भी कहा जाता है। रीजन, रीजन यही है। आप माउंट एवरेस्ट की बात कर लें, आप कंचनजंगा की बात कर लें, आप मकालू की बात कर लें, आप नंगा पर्वत की बात कर लें, आप गौरी शंकर की बात कर लें, आप केदारनाथ की बात कर लें, आप बद्रीनाथ की बात कर लें, आप नंदा देवी की बात कर ले, आप अन्नपूर्णा की बात कर ले, ये सभी उच्च चोटियां, इसमें से कुछ नाम तो अभी बचे ही हैं, लेकिन फिर भी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाम गिनवा दिया। ये सभी उच्च चोटियां केवल और केवल वृहद हिमालय पर ही मौजूद है ना? वैसे भी बड़ा हिमालय है तो सारी चोटियां तो इसी हिमालय पर होंगी ना, इसलिए इस हिमालय को चोटियों का समूह भी कहा जाता है। ठीक है, अब वृहद हिमालय पर अगर बड़ी बड़ी या ऊंची ऊंची चोटियां मौजूद है, अब यहाँ पर दर्रे भी पाए जाते हैं। वृहद हिमालय, नाम ही वृहद हिमालय है ना? तो इसका मतलब है सब कुछ यहाँ पर अधिक मात्रा में उपस्थित होगा। ठीक है, चोटियों का नाम तो आपने देखा ही। अब विस्तार में हमने आपको बताया था, विस्तार में कि भारत की पूर्वी भाग में सिक्किम में इसका विस्तार है, और पश्चिमी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 3 राज्यों में इसका विस्तार है ना? 3 राज्यों में कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अब कौन कौन से दर्रे मौजूद है? केवल और केवल वृहद हिमालय में, है ना? तो याद रखिएगा, दो दर्रों का नाम याद रखिएगा। सबसे पहला दर्रा बोरजिला और जोजिला दर्रा। ये दोनों ही दर्रा, बोरजिला हो या जोजिला दर्रा हो, ये दोनों ही दर्रा जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। ये सब सब लोग बता देंगे, सब बच्चे बता देंगे। लेकिन अगर पूछेगा आप कि ये जो बोरजिला दर्रा है और जो जोजिला दर्रा है, ये कौन से श्रेणी में, कौन से हिमालय पर उपस्थित है, तब कंफ्यूजन जो है बढ़ जाएगा। ये फायदा होता है, आप चीजों को विस्तार से बहुत अच्छे से मन लगाकर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि हाँ, बोरजिला और जोजिला दर्रा तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य में तो मिलेगा। इसके साथ ही साथ आप एक पॉइंट और अच्छे से जोड़कर बता सकते हैं कि ये दोनों दर्रे जो हैं वो बृहद हिमालय पर उपस्थित दर्रे हैं, है ना? हाँ, बुर्जिला दर्रा से याद रखिएगा, श्रीनगर से कहां पर जाया जाता है? गिलगित जाने का रास्ता है। और जोजिला दर्रा से श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता है। इसका मतलब है दोनों ही दर्रे जो हैं वो श्रीनगर में ही मिलेंगे, रास्ते बस अलग अलग है ना? तो ध्यान रखिएगा, शरीर एक ही है, आत्मा दो है। बात समझ रहे हैं? उल्टा बोल रहा हूं लेकिन यहां पर फिट होगा, है ना? श्रीनगर से गिलगित जाना है तो बुर्जिला, श्रीनगर से लेह जाना है तो जोजिला दर्रा। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर दो दर्रे कह रहे हैं, 3 महत्वपूर्ण बिंदु पर आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक दर्रे का नाम है बारालाचला। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, बारालाचला दर्रा। इस दर्रे से होकर के लेह से इस दर्रे से होकर के लेह से मंडी जाने का रास्ता है। इस दर्रे से होकर के लोग लेह से मंडी जाते हैं। और इसी इसी हिमाचल प्रदेश में एक और दर्रा है, शिवकिला दर्रा। बारालाचला आपने देख लिया, शिवकिला दर्रा भी देख लीजिए। शिवकिला दर्रा से ध्यान रखिएगा, चूंकि इसी दर्रे की काफी करीब से सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। निकलती कहां से? सतलज नदी।
तो याद रखिएगा सतलज नदी जो है राकसताल झील तिब्बत, है ना, वहां से निकलती है, मानसरोवर झील के जस्ट दक्षिण भाग में मिलेगा। वहां से सिंगे कबाब, ध्यान रखिएगा, तिब्बत में सतलज नदी का नाम सिंगे कबाब रहता है, और जैसे ही भारत में प्रवेश करती है नाम सिंगे कबाब से सतलज हो जाता है। और यही रीजन है कि शिवकिला दर्रा जहां से ये होकर नदी प्रवेश कर रही है, उसी दर्रे को हम कहते हैं सतलज नदी का, सतलज का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं? सतलज का प्रवेश द्वार। और इस शिवकिला दर्रा से होकर के आप शिमला से तिब्बत जा सकते हैं। शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड में जितने भी दर्रे हैं, थागला, मानाला, नीतीला, लेपुलेख, इन सभी दर्रों से होकर के हम कहां पर जाते हैं? मानसरोवर झील। ठीक है, इन सभी दर्रों से होकर के हम कहा जाते हैं? तिब्बत की ओर जाते हैं। मानसरोवर झील की ओर जाने का रास्ता, ये सभी दर्रे, है ना। वहीं सिक्किम में याद रखिएगा नाथुला दर्रा और जे लेपला दर्रा, जे लेपला दर्रा, ये दो दर्रे जो हैं वो सिक्किम में मौजूद है। और इन दोनों ही दर्रों से होकर के सिक्किम से कहां पर जाया जाता है? चीन जाने का मार्ग। ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया कि चूंकि ये विशाल हिमालय है, बड़ा हिमालय है, महान हिमालय है, तो ये इस हिमालय में जो है उच्च चोटियों के साथ साथ दर्रे भी उपस्थित है। ठीक है, इस उच्च चोटी के साथ साथ दर्रे भी मौजूद है। मैंने पहले ही बताया था कि हिमालय से प्रीलिम्स में कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, और अब का ट्रेंड अगर हम देखें, तो आज अब सभी सभी जगहों पर हम बात करें, अगर आप किसी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, दोनों ही जगहों पर आप देखेंगे तो अब जो है स्टेटमेंट वाइज 4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, और उसको बोला जाता है कि इसमें से तय कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। का मतलब है आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, और 4 क्वेश्चन से मिल करके एक क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो इन 4 स्टेटमेंट में याद रखिएगा फैक्ट भी इंक्लूड है, इसका मतलब है आप छोड़ नहीं सकते, ये याद रखिएगा, है ना। तो वृहद हिमालय हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। अब आ जाते हैं लघु हिमालय पर, है ना। लघु हिमालय पर क्लियर है। लघु हिमालय की अगर हम विस्तार की बात करें बच्चों, है ना, तो लघु हिमालय के उत्तर में याद रखिएगा वृहद हिमालय, और लघु हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय, है ना। तो हमें हमें तो वृहद हिमालय हम लोगों ने पढ़ लिया, लघु हिमालय के बारे में पढ़ना है ना। तो लघु हिमालय के उत्तर में आपने देख लिया वृहद हिमालय, लघु हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय, है ना। तो वृहद और लघु के मध्य, वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में कौन सी घाटी पाई जाती है? यहां पर मैंने लिखा है एमसीटी घाटी। और लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य कौन सी घाटी पाई जाती है? एमबीएफ घाटी। तो लघु हिमालय को पढ़ने से पहले हम इन घाटियों की विशेषताओं के बारे में भी पढ़ेंगे, इन घाटियों की क्या विशेषताएं हैं, है ना। तो सबसे पहले याद रखिएगा एमसीटी घाटी, है ना, जो कि वृहद हिमालय, और ये मान लीजिए ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय है, ये वृहद हिमालय है, और ये लघु हिमालय है, ये लघु हिमालय। तो वृहद और लघु हिमालय के मध्य में एमसीटी घाटी है, और लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य में एमबीएफ घाटी है ना। तो इन्हीं घाटियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एमसीटी घाटी जो है, इसका जो ढाल है, ध्यान रखिएगा, इसका जो ढाल है वो ढाल तीव्र ना होकर के कैसा ढाल है बच्चों? मंद ढाल। हाँ, फिर से सुन लीजिए, फिर से याद हो जाना चाहिए कि जो एमसीटी घाटी है, एमसीटी जो घाटी है, इसका ढाल कैसा ढाल है? मंद ढाल है। वहीं वहीं एमबीएफ घाटी, वहीं एमबीएफ घाटी जो है, जो लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य में मौजूद है, इस घाटी इस घाटी का जो ढाल है वो ढाल तीव्र है। ठीक है, तो एक घाटी का ढाल जो है, एक घाटी का ढाल एकदम मंद है, इस प्रकार से
और दूसरे दूसरे घाटी का जो ढाल है इस प्रकार से तीक्ष्ण है, ठीक है, इस प्रकार से तीव्र है ना? तो जहां पर ढाल मंद है, याद रखिएगा एमसीटी घाटी जिसका ढाल मंद है, वहां पर सघन वन भी पाए जाते हैं और घास के मैदानों की भी उपस्थिति है। तो वन के रूप में यहां पर कौन से वन पाए जाएंगे? क्या सदाबहार वन पाए जाएंगे? नहीं नहीं। कौन से वन? कोणधारी वन, है ना? तो घास का मैदान जो पाया जाएगा, याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में इसे हम क्या कहेंगे? मर्ग कहेंगे। गुलमर्ग, सोनमर्ग, है ना? तो जम्मू एंड कश्मीर में उस घास के मैदान को हम क्या कहते हैं बच्चों? मर्ग कहते हैं। और याद रखिएगा उत्तराखंड में हम उसे क्या कहते हैं? बुग्याल या पयार। क्या कहते हैं? बुग्याल या पयार, है ना? तो ये मर्ग हो गया, बुग्याल हो गया, पयार हो गया, ये एक्चुअल में है क्या? ये घास का मैदान है। ये घास का मैदान है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? कहां पर, कौन से क्षेत्र में इस मर्ग, बुग्याल और पयार की उपस्थिति है? कौन से क्षेत्र में? तो याद रखिएगा, वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य वाले क्षेत्र। कौन सी घाटी में? एमसीटी घाटी में। क्वेश्चन कहीं से भी आए, क्वेश्चन कहीं से भी आए, आपसे वो प्रश्न बनना चाहिए, ठीक है? आपसे वो प्रश्न जो है आसानी से बनना चाहिए, है ना? हाँ, एमबीएफ घाटी, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य की अगर हम बात करें, ठीक है, एमबीएफ घाटी, इसका जो ढाल है वो तीव्र है, ठीक है? और तीव्र ढाल है, तो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण घाटियां पाई जाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण घाटियां पाई जाती हैं। कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, चुंबी घाटी और काठमांडू घाटी, ठीक है? तो याद रखिएगा, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, चुंबी और काठमांडू घाटी, ये सभी घाटियां जो है बच्चों, वो कौन से क्षेत्र में मिल रही हैं? तो लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य में उपस्थित एमबीएफ घाटी में, ठीक है? तो आई होप कि ये पार्ट आपने एमसीटी घाटी और एमबीएफ घाटी की विशेषताओं को आपने समझा होगा, ठीक है? अगर आपने ये समझ लिया, तब हम आ जाते हैं लघु हिमालय पर, ठीक है? लघु हिमालय के उत्तर और दक्षिण में एमसीटी और एमबीएफ घाटी की विशेषताओं को पढ़ने के बाद हम लघु हिमालय पर आ जाते हैं। लघु हिमालय का विस्तार भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है। हम यहाँ पर भारत तो जरूर लिखे, लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख दे पश्चिमी भारत, तो और ज्यादा सटीक हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी भारत में लघु हिमालय का विस्तार है ही नहीं। पश्चिमी विस्तार मतलब, पश्चिमी भारत मतलब जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। जम्मू एंड कश्मीर, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड, है ना? और पश्चिमी भाग तो लघु हिमालय का भारत में है, लेकिन लघु हिमालय का जो पूर्वी भाग है बच्चों, वो आपको नेपाल में मिलेगा, ठीक है? कहां पर मिलेगा? नेपाल में मिलेगा। और लघु हिमालय को ही नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है? किसके नाम से जाना जाता है? महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ये बात? हाँ, चलिए। तो भारत में 3 राज्यों में इसका विस्तार है, पश्चिमी भाग में, जे एंड के में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में, है ना? तो 3 राज्यों में जो विस्तार है, उन सभी राज्यों में लघु हिमालय की कुछ विशेषताएं पाई जाती है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है ना? तो पीर पंजाल श्रेणी पर ही एक दर्रा पाया जाता है, पीर पंजाल दर्रा, ये याद रखिएगा। अब कोई प्रश्न पूछ ले आपसे कि भाई ये बताओ, पीर पंजाल दर्रा जो है, पीर पंजाल जो दर्रा है वो कौन से राज्य में है? 99 नहीं, मैं 100% की बात करूं, 100% बच्चे सही आंसर देंगे जे एंड के में, है ना? लेकिन पूछोगे कौन से श्रेणी पर है, तो फिर से मैं बता दूं कि 99% बच्चे जो है गलत आंसर टिक आउट करके आएंगे या फिर गैसिंग करेंगे, है ना? तो आपको बताना है कि पीर पंजाल दर्रा जो है या पीर पंजाल श्रेणी जो है जम्मू एंड कश्मीर में तो उपस्थित है ही,
लेकिन कौन से हिमालय पर? तो आपको बताना पड़ेगा लघु हिमालय पर, है ना? वहीं हिमाचल प्रदेश, ये जो पीर पंजाल श्रेणी है, याद रखिएगा, ये जो पीर पंजाल श्रेणी है जो जम्मू एंड कश्मीर में पाई जा रही है, इसी पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार जम्मू एंड कश्मीर में तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में भी इसका विस्तार, तो कुछ विस्तार जो है हिमाचल प्रदेश तक है। जम्मू एंड कश्मीर के अगर पूर्वी भाग में जाओगे तो पूर्वी भाग में कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश है। तो पूर्वी भाग में हिमाचल प्रदेश तक पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार है। और इसी हिमाचल प्रदेश का जो विस्तार है, हिमाचल हिमाचल प्रदेश में जो पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार है, इसी विस्तार पर याद रखिएगा रोहतांग दर्रा पाया जाता है। ठीक है, रोहतांग दर्रा पाया जाता है। कई बार बच्चों से गलत हो जाता है। तो रोहतांग दर्रा कौन से राज्य में है? तो बच्चे फिर से 100% आंसर दे देते हैं हिमाचल प्रदेश। फिर से गलत क्या कर देते हैं कि रोहतांग दर्रा कौन से श्रेणी पर उपस्थित है, तो फिर गलत कर देते हैं वहां पर। आपको क्या आंसर देना है कि रोहतांग दर्रा जो है वो पीर पंजाल श्रेणी पर उपस्थित दर्रा है। ठीक है, और यहाँ पर रोहतांग दर्रा तो है ही, है ना? इसके साथ ही साथ जैसे जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, वैसे ही हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी पाई जाती है। वैसे ही हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी पाई जाती है, जहां पर सपनों का शहर शिमला मौजूद है। शिमला स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2205 मीटर है। 2205 मीटर, है ना? तो ये दो दो श्रेणियां याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। वहीं उत्तराखंड, उत्तराखंड में जो लघु हिमालय है, चूंकि नाम ही लघु है, इसका मतलब है इसकी ऊंचाई जो है अब वृहद हिमालय से कम हो चुकी है। अब इसकी ऊंचाई इसका जो क्षेत्र है उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे तो ये जो लघु हिमालय कटा छटा सा है और अलग अलग छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया है, जिसको हम यहाँ पर अलग अलग नाम से पुकारते हैं, नाग टिब्बा, रीवा, मसूरी, है ना? तो याद रखिएगा, तो उत्तराखंड में जो लघु हिमालय का विस्तार है वो 3 अलग अलग नामों से है, नाग टिब्बा, रीवा और मसूरी। बात समझ में आ गया? 3 राज्यों में इसका विस्तार है और 3 राज्यों में इसकी कुछ कुछ विशेषताएं हैं जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो लघु हिमालय की विशेषताओं को आपने समझा। अब आ जाते हैं बच्चों शिवालिक हिमालय पर। ठीक है, जल्दी से मुझे बस एक कमेंट करके मुझे बता दें, एक भी कमेंट कर दें जिससे शिवालिक हिमालय को हम क्लास अब स्टार्ट कर सके। ठीक है, शिवालिक हिमालय को स्टार्ट कर सके। चलिए, अब शिवालिक हिमालय को पढ़ने से पहले हम इसकी निर्माण की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। ठीक है, इसके हम निर्माण की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। कई लोग कहते हैं, कई जगहों पर अलग अलग सिद्धांतों में अलग अलग बातें कही गई हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब आप पढ़ोगे तब वहां पर कहा गया है कि शिवालिक हिमालय जो है वलन की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित है ना? वहीं पर अलग अलग सिद्धांतों में पढ़ोगे तो अलग अलग निर्माण निर्माण अलग अलग सिद्धांतों में अलग अलग जो है विधियां या प्रक्रियाएं बताई गई हैं जिससे शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। वैसे याद रखिएगा, वैसे शिवालिक हिमालय, है ना, वैसे शिवालिक हिमालय की अगर हम बात करें तो वृहद हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, वृहद हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं, जो निकलकर दक्षिण दिशा में प्रवेश करती हैं। कौन कौन सी नदी जो है दक्षिण दिशा में प्रवेश करती है? तो सिंधु नदी, है ना? हिमालय से जब उत्तर भारत के मैदान में आ रही है मतलब दक्षिण दिशा में प्रवेश कर रही है। गंगा नदी, यमुना नदी, यमुना नदी, फिर ब्रह्मपुत्र नदी, ये तो 3 प्रमुख नदियां हो गई ना। तो याद रखिएगा वृहद हिमालय से निकलने वाली जो मुख्य नदियां हैं, ये मुख्य नदी जो है निकलने के बाद दक्षिण दिशा में प्रवेश कर जाती हैं, इसलिए इन नदियों को हम क्या कहते हैं? दक्षिणावर्ती नदियां।
बच्चों हम क्या कहते हैं इसे? दक्षिणावर्ती नदियाँ, है ना? ये नदियाँ क्या करती हैं अपने साथ, ये जब हिमालय पर्वत पर बहती हैं, तो हिमालय का अत्यधिक मात्रा में कटाव करती हैं और कटाव करने के फलस्वरूप बड़े-बड़े अवसादों का निर्माण करती हैं। बड़े-बड़े अवसादों का मतलब बड़े-बड़े पत्थर, मतलब गोलाश्म, बजरी, है ना? गोलाश्म और बजरी जैसे बड़े-बड़े अवसादों का निर्माण करती है ना? वहीं वहीं प्रायद्वीपीय नदियाँ मतलब चंबल हो गई, है ना? याद रखिएगा, चंबल नदी हो गई, काली सिंध हो गई, केन हो गई, बेतवा हो गई, बहुत सारी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर उत्तर दिशा में प्रवेश करती है। कौन सी दिशा में बच्चों? उत्तर दिशा में। तो जब दक्षिण दिशा में नदियां प्रवेश कर रही थी तो दक्षिणावर्ती नदियां, और जब उत्तर दिशा में प्रवेश करेंगी तो इन्हीं नदियों को हम क्या कहेंगे? उत्तरावर्ती नदियां, है ना? ये दोनों ही नदियां अपने साथ जो है बड़े बड़े अवसादों को लेकर के आती हैं। बड़े बड़े अवसाद मतलब मैंने पहले ही बता दिया, बड़े बड़े अवसाद का मतलब रेत सलिट चिका नहीं, गोलास्म और बजरी, है ना? बड़े बड़े अवसाद, बड़े बड़े अवसादों को लेकर के आती हैं, और इन्हीं अवसादों को ये क्या कर देती हैं? लघु हिमालय के नीचे जो है वो जमा देती। अगर लगातार अवसाद अगर निक्षेपित हो रहा है तो धीरे धीरे उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? अवसादों के निक्षेपण की वजह से ऊंचाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिसे हमने क्या कह दिया है? शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय का निर्माण जो है कौन कौन सी नदियां कर रही हैं? दक्षिणावर्ती नदियां और उत्तरावर्ती नदियों के द्वारा लाए गए बड़े अवसादों के निक्षेपण की वजह से जब ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है तब शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है। क्लियर है? यही बातें मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि शिवालिक हिमालय का जो निर्माण है, हिमालय से निकलने वाली दक्षिणावर्ती नदियां और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तरावर्ती नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है ना? लेकिन नोट करके मैंने बता दिया है कि प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत द्वारा शिवालिक हिमालय का निर्माण वलन की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है ना? ये पहले ही मैंने यहाँ पर बताया आपको, अलग अलग सिद्धांतों में अलग अलग बातें कही गई हैं, है ना? तो क्लियर हो जाए, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना? चलिए, तो शिवालिक हिमालय का जो विस्तार है बच्चों ध्यान रखिएगा, शिवालिक हिमालय के विस्तार की अगर हम बात करें, ठीक है, एक सेकंड बस मैं आपको, हाँ, हाँ बिल्कुल, देखिए, इस पार्ट को देखिएगा, शिवालिक हिमालय का जो विस्तार है वो पाकिस्तान में पोटदार बेसिन, पाकिस्तान से लेके भारत तक है शिवालिक हिमालय का विस्तार। तो पाकिस्तान में पोटदार बेसिन से लेकर के भारत के अरुणाचल प्रदेश तक है। अरुणाचल प्रदेश में भी कहाँ तक? दिहांग गॉर्ज तक, है ना? तो अगर आप पाकिस्तान से, या हम कहें भारत में जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है, भारत की अगर हम बात करें, तो जे&के से लेकर के अगर हम अरुणाचल प्रदेश तक जाएं, तो याद रखिएगा शिवालिक हिमालय चूंकि अवसादों के निक्षेपण की वजह से इसकी ऊंचाई में वृद्धि हुई है, इसलिए इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 915 से लेकर के 2135 मीटर के मध्य है। जैसे ही मैं ये बात कह रहा हूं, इसकी ऊंचाई 915 से लेकर के 2135 मीटर के मध्य है, वैसे ही आप कह सकते हो कि सर ये पर्वतीय क्षेत्र ना हो करके ये कैसा क्षेत्र होना चाहिए? पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए। क्योंकि अगर 915 से 2135 मीटर के मध्य है तब तो हम उसे पहाड़ी कहेंगे, लेकिन 2135 मीटर से अधिक ऊंचा क्षेत्र होगा तब हम इसे पर्वतीय क्षेत्र कहेंगे, है ना? क्योंकि शिवालिक हिमालय का निर्माण वलन के द्वारा नहीं हुआ है, इसका निर्माण जो है नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों की वजह से हुआ है, इसलिए इसकी ऊंचाई जो है 915 मीटर से लेकर के 2135 मीटर के मध्य है। इसलिए इस शिवालिक हिमालय को हम पहाड़ी
क्षेत्र कहते हैं, है ना? तो जो इसका विस्तार जम्मू में है, ध्यान रखिएगा, तो शिवालिक हिमालय का विस्तार जो जम्मू में है, उस वहां पर हम उसे क्या कहते हैं जम्मू में? जम्मू की पहाड़ियां। क्या कहते हैं? जम्मू की पहाड़ियां। क्यों पहाड़ियां कह रहे हैं? क्योंकि ऊंचाई जो है 915 से लेकर के 2135 मीटर के मध्य है। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो वहां भी पहाड़ी मौजूद है। वहां पर नाम क्या है? डफला, मिसमी, मीरी और अबोर, है ना? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में जो शिवालिक हिमालय का विस्तार है, वहां पर अलग अलग नाम से इसे पुकारा जाता है। डफला, मिसमी, मीरी और अबोर। बात समझ में आ रहा है? तो इन सभी इस सभी लघु हिमालय के जो विस्तार है, वहां पर सभी जगहों पर आप देख रहे हो एक वर्ड यूज किया जा रहा है, पहाड़ी। के पीछे का रीजन याद रखिएगा कि शिवालिक हिमालय का जो निर्माण है वो नदियों के निक्षेपण के द्वारा हुआ है, इसलिए इसकी ऊंचाई 915 से 2135 मीटर के मध्य है। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, है ना? ये तो हम लोगों ने नॉर्थ से साउथ तक की श्रेणियों के बारे में पढ़ा। अगर स्टार्टिंग की हम बात करें बच्चों, है ना, ये, यस, फ्रांस, हाँ, ये मैंने यहाँ पर पहले ही लिखा था। देखिए, हिमालय की जो श्रेणियां हैं, हिमालय की श्रेणियां हम लोगों ने उत्तर से दक्षिण की ओर हमने पढ़ लिया, है ना? उत्तर से दक्षिण की ओर हमने पढ़ लिया हिमालय के बारे में। हिमालय के बाद हमें किसके बारे में पढ़ना है? हिमालय की प्रादेशिक विस्तार के बारे में, है ना? तो हिमालय का विस्तार जो है कौन कौन से राज्यों में है, जल्दी से मुझे एक बार बस बता दें। हाँ सर, हम तैयार हैं हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को समझने के लिए। ठीक है, बहुत आसान सा है, याद रखिएगा। हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है, उसके मध्य में नदियों का प्रमुख रोल है। नदियों का प्रमुख रोल है। याद रखिएगा, सिंधु और, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सा डायग्राम है। सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज नदी के मध्य वाले क्षेत्र को, सिंधु और सतलज नदी के मध्य वाले क्षेत्र को हम कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर हिमालय। ठीक है, सिंधु और सतलज नदी के मध्य वाले क्षेत्र को कहते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर हिमालय। ठीक है। वही बच्चों, सतलज नदी से लेकर के काली नदी के मध्य वाले क्षेत्र को, बहुत ध्यान से देखिएगा, सतलज नदी से काली नदी के मध्य वाले क्षेत्र को हम कहते हैं कुमायूं हिमालय, है ना? वहीं काली नदी से लेकर के तिस्ता नदी के मध्य वाले क्षेत्र को, काली नदी से लेकर के तिस्ता नदी के मध्य वाले क्षेत्र को कहते हैं नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। क्लियर है ये बात? और तिस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, या हम कहें दिहांग नदी, तो भी गलत नहीं होंगे हम। तो याद रखिएगा, तिस्ता नदी से लेकर के दिहांग नदी के मध्य वाला जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र को बच्चों हम कहेंगे, उसी क्षेत्र को हम कहेंगे असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय। तो याद रखिएगा कि ये जो हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है, उसको किसके आधार पर किया गया है? उसको नदियों के बहाव या नदियों के बेसिन के आधार पर किया गया है ना? इसको करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? सिडनी बुराई। ठीक है, सिडनी बुराई इनका नाम था। तो सिडनी बुराई ने ही हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को विस्तार पूर्वक बताया है, विस्तार पूर्वक बताया है। ठीक है। अगर हम लंबाई की बात करें, अगर हम लंबाई की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले हम जम्मू एंड कश्मीर हिमालय की बात करते हैं। एक एक हिमालय को लगातार कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर हिमालय को याद रखिएगा, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। बहुत ध्यान से देखिएगा, 560 किलोमीटर लंबाई वाले क्षेत्र में जम्मू एंड कश्मीर हिमालय का विस्तार है ना? अब इसी इसी सिंधु और सतलज नदी, मान लेते हैं ये नदी सिंधु है, ये नदी सिंधु है, और एक नदी जो है वो सतलज है। ठीक है। इसके मध्य से एक बड़ी नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है बच्चों झेलम। नाम क्या है? झेलम।
ये नदियां अपने साथ जो है जलोढ़ अवसाद को लेकर के आती हैं। तो ये अपने साथ ये नदियां नदियां अपने साथ अपर्दन करने के बाद क्या लेकर के आती है? जलोढ़ अवसाद को लेकर के आती है। यही जलोढ़ अवसाद के द्वारा जो है, याद रखें, इन्हीं जलोढ़ अवसाद में जो रेत, स्लिट और चीका, रेत, स्लिट और चीका छोटे छोटे अवसाद होते हैं। इन्हीं अवसादों की वजह से याद रखिएगा मिट्टी का निर्माण हुआ है, मृदा का निर्माण हुआ है ना? तो याद रखिएगा इसी इसी मृदा से, इसी मृदा में सबसे अधिक मात्रा में जो कृषि होगी, जो कृषि होती है वो याद रखिएगा किसकी कृषि होती है? केसर, सर्वाधिक मात्रा में केसर की कृषि होती है, या फिर जाफरान, या फिर जाफरान की कृषि होती है ना? तो इसी केसर और जाफरान की सर्वाधिक खेती जो है, याद रखिएगा, इसी मिट्टी में होती है। और इस मिट्टी का नाम क्या है? इस मिट्टी का नाम याद रखिएगा, ठीक है? इस मिट्टी का नाम आप याद रखिएगा, इसी मिट्टी को हम कहते हैं करेवा मृदा। नाम क्या है इसका? करेवा मृदा। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि करेवा मृदा क्या है, तब आपको बताना पड़ेगा कि करेवा मृदा का मतलब है कि जम्मू एंड कश्मीर हिमालय के मध्य भाग से बहने वाली झेलम नदी के द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों के में उपस्थित रेत, स्लेट, चीका के मिश्रण से मिट्टी का निर्माण होता है, जिसमें केसर और जाफरान की सर्वाधिक खेती होती है। इस मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? करेवा मृदा कहते हैं। क्लियर है ये बात? तो ये आपको जम्मू एंड कश्मीर हिमालय के बारे में बताना है ना? वहीं अगर कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय कौन सी दो नदियों के मध्य है? तो सेकंड नंबर पर देखिए, सतलज, सतलज और काली नदी के मध्य वाला जो क्षेत्र है, उसी को हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। सबसे छोटा हिमालय भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसकी लंबाई आप देखेंगे, इसकी लंबाई अगर आप देखेंगे तो इसकी लंबाई कम है, 320 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है 320 किलोमीटर है ना? और ये कुमायूं हिमालय जो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हिमालय है ना? रीजन क्या है कि इसी हिमालय पर बहुत सारे जो है धाम मौजूद है, जैसे केदारनाथ, जैसे बद्रीनाथ, जैसे नंदा देवी, है ना? ये सभी जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, वो इसी कुमायूं हिमालय पर ही मौजूद है। और केवल महत्वपूर्ण क्षेत्र ही नहीं है, इसी क्षेत्र में गंगोत्री हिमनद, मिलाम हिमनद जैसे हिमनद भी मौजूद है। गंगोत्री हिमनद मौजूद होने का मतलब है कि भारत की पवित्र नदी गंगा नदी इसी क्षेत्र से निकली है। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि गंगोत्री हिमनद तो मौजूद है ही, मिलाम हिमनद भी यहाँ इसी इसी हिमालय पर मौजूद है। फूलों की घाटी भी इसी जो है हिमालय पर मौजूद है। यही रीजन है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये कुमायूं हिमालय जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये हिमालय महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं अगर हम तीसरे नंबर की बात करें, नेपाल हिमालय, नाम ही नेपाल हिमालय कौन से दो नदियों के मध्य है? काली और तीस्ता नदी के मध्य में आपको जो है नेपाल हिमालय दिखाई देगा। ठीक है? सबसे लंबा हिमालय है, 800 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार है, 800 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार है। ठीक है? और चूंकि हमने देखा था कि हिमालय का जो पूर्वी क्षेत्र है, या हिमालय का जो नेपाल वाला जो क्षेत्र है, वहां पर सबसे ऊंचाई वाली चोटी पाई जाती है माउंट एवरेस्ट। तो सर्वोच्च शिखर जो है, वो हिमालय का सर्वोच्च शिखर जो है वो नेपाल हिमालय पर ही मौजूद है। चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, चाहे वो मकालू हो, चाहे वो धौलागिरी हो, चाहे वो धौलागिरी हो। तो ध्यान रखिएगा, नेपाल हिमालय की विशेषता ही ये है कि ये हिमालय जो है ऊंचाई की वजह से जाना जाता है कि सर्वोच्च ऊंचाई जो है नेपाल हिमालय पर ही मौजूद है ना? और अंततः याद रखिएगा कि इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, तिस्ता नदी से लेकर के दिहांग नदी, अरुणाचल प्रदेश में इसे हम दिहांग कहेंगे, असम में जब प्रवेश करती है दिहांग नदी तो ब्रह्मपुत्र कहला जाती है। तो आप ब्रह्मपुत्र भी कह सकते हैं और दिहांग भी कह सकते हैं ना? तो ध्यान रखिएगा, तिस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य में
जो मौजूद है हिमालय, उसी को हम कहते हैं असम हिमालय। असम हिमालय की जो लंबाई है 720 किलोमीटर है, मतलब सेकंड सबसे लार्जेस्ट हिमालय है। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, उसके बाद असम हिमालय, उसके बाद आप देखेंगे देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर हिमालय, और सबसे कम मात्रा में आप देखेंगे तो कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर, है ना? तो असम हिमालय का पर असम हिमालय की जो मुख्य विशेषता क्या है कि असम हिमालय में एक महत्वपूर्ण नदी जो है बहती है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी के द्वारा याद रखिएगा, इस नदी का वाटर प्रेशर इतना अधिक होता है, या इस नदी के द्वारा हम कह सकते हैं अपरदन की प्रक्रिया सर्वाधिक होती है, जिसकी वजह से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली, वो इसी नदी के द्वारा निर्मित है ना? असम क्षेत्र में मौजूद है। और इसी असम हिमालय की जो उच्च चोटी है, उसका नाम याद रखिएगा, कुला कांगड़ा, तुमलहरी, पहुनी, है ना? ये सभी चोटियां जो है वो आपको असम हिमालय की उच्च चोटी के रूप में मौजूद है। तो याद रखिएगा, हिमालय के प्रादेशिक विस्तार को याद रखिएगा कि नदियों के बेसिन के आधार पर जो है हिमालय को चार अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। जम्मू कश्मीर हिमालय, हुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, मैंने स्पेशल यहाँ पर नोट्स के रूप में मैंने लिख भी दिया है, जिसकी वजह से जब आप टेलीग्राम चैनल पर इस नोट्स को लें, तब आपको आपके पास एक अच्छा नोट्स बन करके तैयार हो जाए, क्योंकि आपने समझ ही लिया है ऑनलाइन क्लास में। और इसके साथ ही साथ याद रखिएगा, इसके साथ ही साथ आपको जो है एक नोट्स भी मिल गया है। ठीक है, तो कुमायूं हिमालय में आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि सतलज से काली नदी के मध्य में 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी सबसे उच्च चोटी नंदा देवी है ना? और इसके साथ ही साथ अन्य चोटियां भी यहाँ पर मौजूद है, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ठीक है, गंगोत्री हिमनद भी मौजूद है, मिलाम हिमनद भी मौजूद है, जहां से भागीरथी निकलती है ना? मतलब गंगोत्री हिमनद से भागीरथी निकलती है, इसके साथ ही साथ मिलाम हिमनद भी मौजूद है। इसलिए ये हिमनद जो है, या ये हिमालय जो है, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये बच्चों हम लोगों ने हिमालय के बारे में कंप्लीट किया है। ठीक है, हिमालय के बारे में हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अगर हिमालय के बाद भू आकृतिक प्रदेश की अगर हम बात करें, तो हिमालय के बाद हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? उत्तर भारत का मैदान, है ना? उत्तर भारत के मैदान को ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत के मैदान को हम तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे: विस्तार, उत्तर भारत के मैदान का प्रकार, और उत्तर भारत के मैदान के प्रादेशिक विस्तार। तीन अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे, विभाजित कर दिया है हम लोगों ने। और इस तीनों ही भाग को इंडिविजुअल हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना? तो सबसे पहले अगर हम विस्तार की बात करें, है ना, विस्तार से पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो उत्तर भारत का जो मैदान है, उसका निर्माण कैसे हुआ है, इसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ है ना? तो इसके लिए आपको शिवालिक हिमालय याद करना होगा। शिवालिक हिमालय के क्यों याद करना होगा? क्योंकि शिवालिक हिमालय के नीचे ही तो उत्तर भारत का मैदान है। तो शिवालिक हिमालय का निर्माण किसकी वजह से हुआ है? दक्षिणावर्ती नदियों के द्वारा लाए गए बड़े बड़े अवसादों की वजह से हुआ है, आपने पढ़ा। तो क्या नदियां हमेशा बड़े बड़े अवसादों को ही लेकर के आएगी, या इनके साथ साथ छोटे छोटे अवसादों को भी लाएंगी? तो याद रखिएगा, नदियां जब अपरदन करती है तो उनमें बड़े अवसाद और छोटे अवसाद दोनों ही होते हैं। तो बड़े अवसादों के निक्षेपण से याद रखिएगा, शिवालिक हिमालय का तो निर्माण हो गया, लेकिन शिवालिक हिमालय के जस्ट नीचे दक्षिण भाग में, हिमालय के नीचे वाले भाग में ही तो उत्तर भारत का मैदान है। याद रखिएगा, उत्तर भारत के मैदान में जो वही दक्षिणावर्ती नदियां, वही हिमालय से निकलने वाली दक्षिणावर्ती नदियां, या प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली उत्तर प्रवाही नदियां जो है, वो छोटे छोटे अवसादों को
शिवालिक हिमालय के नीचे की ओर क्या करने लगती है, जमाने लगती है, जमाव करने लगती है ना। तो याद रखिएगा, वही दक्षिणावर्ती नदियां जो हिमालय से निकल करके बड़े बड़े अवसादों का निक्षेपण करके शिवालिक हिमालय का निर्माण की थी। तो बड़े बड़े अवसादों से तो शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ, लेकिन नदियों के द्वारा जो छोटे छोटे अवसाद है, जिसे हम कहते हैं मुख्य रूप से जलोढ़ अवसाद, छोटे छोटे अवसाद, नदियों में अगर आप कभी नहाओगे तो आपके शरीर में बालू की मात्रा सर्वाधिक हो जाएगी, है ना। वही छोटे छोटे रेत हैं, उनसे भी छोटा स्लिट है, उनसे भी छोटा जो है जिसे हम क्ले कहते हैं, या गाद भी कहा जाता है उसे हिंदी में। तो जलोढ़ अवसाद उन्हीं को ही कहा जाता है। वही जलोढ़ अवसादों के निक्षेपण से याद रखिएगा, भारत के उत्तर दिशा में, याद रखिएगा, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है ना। भारत के उत्तर दिशा में उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। तो उत्तर भारत के मैदान के निर्माण के बारे में आपने यहाँ पर देखा कि भाई हिमालय से निकलने वाली दक्षिणावर्ती नदियां और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रवाही नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों के निक्षेपण से भारत की उत्तर दिशा में उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। तो निर्माण तो आपने देख लिया, ठीक है। अगर हम विस्तार की बात करें, उत्तर भारत का जो मैदान का जो विस्तार है, वो भारत के पश्चिम से लेकर के भारत के पूर्वी भाग तक इसका विस्तार है। भारत के पश्चिम भाग की अगर हम बात करें बच्चों, तो याद रखिएगा, नॉर्थ राजस्थान से लेकर के पंजाब हरियाणा। अगर आपके पास एटलस है तो जरूर देखिएगा एटलस। इससे क्या होगा, एटलस देखने से आपका जो है कॉन्सेप्ट में और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, कि हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली भी हमने देख लिया है, तो मजा आता है, ठीक है। और अगर आपको आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इसका मतलब है वो चीज आपको लंबे समय तक याद रह जाता है ना। तो उत्तर भारत का जो मैदान है, उसमें हम लोगों ने देखा कि इसका जो विस्तार, उसका जो पश्चिमी विस्तार है, ये उत्तरी राजस्थान से लेकर पंजाब हरियाणा, और पूर्वी विस्तार जो है वो यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम राज्य तक है ना। तो याद रखिएगा, राजस्थान, नॉर्थ राजस्थान से लेकर के असम तक, असम तक जो है उत्तर भारत के मैदान का विस्तार है। अगर लंबाई देखोगे, अगर लंबाई देखोगे तो भारत के पश्चिम भाग से लेकर के पूर्वी भाग तक तो उत्तर भारत का मैदान है। लगभग लगभग 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहां से कहां तक, नॉर्थ राजस्थान से लेकर के असम तक या पश्चिम बंगाल तक। आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि उत्तर भारत का जो मैदान है उसकी लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर। और चौड़ाई अगर हम बात करें बच्चों, तो चौड़ाई जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाई जाती है। उसका कारण पढ़ोगे, जब थोड़ा देर रुक जाओ, जब उत्तर भारत के मैदान को जब डीप में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि चौड़ाई जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। कहीं पर 150 किलोमीटर है, कहीं पर 300 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है ना। तो रेंज एटलीस्ट मालूम होना चाहिए कि 150 से 300 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई पाई जाती है, ठीक है। उत्तर भारत का जो मैदान है, इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर, चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर, है ना। और क्षेत्रफल याद रखिएगा, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। हिमालय का क्षेत्रफल कितना पढ़ा था हम लोगों ने, हिमालय का क्षेत्रफल हम लोगों ने देखा था 5 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या देखा था हमने, हिमालय का क्षेत्रफल हमने देखा था 5 लाख वर्ग किलोमीटर। वहीं उत्तर भारत के मैदान का क्षेत्रफल हम लोगों ने देखा 7 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना। तो इसका मतलब है कि हिमालय से अधिक क्षेत्र में विस्तार है उत्तर भारत के मैदान का। यहां तक अगर बातें समझ में आ गई, एक बार मुझे मैसेज करते जाइए, ठीक है। यहां तक अगर बातें समझ में आ गई तो आप जो है एक बार मुझे क्या कर दें बच्चे, मैसेज कर दें, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि हाँ, यहां तक पार्ट जो है एकदम क्लियर है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा, इसके बाद जो है पूरा पूरा जो चैप्टर है, ये इस वाले सेशन में हम लोगों ने हिमालय के बारे में पढ़ा, हिमालय के बारे में कंप्लीट किया, ठीक है। नेक्स्ट सेशन जो है सेम टाइमिंग पर, याद रखिएगा बच्चों, नेक्स्ट सेशन जो है
सेम टाइमिंग पर अपलोड होगा, जिसमें हम केवल और केवल उत्तर भारत के मैदान के बारे में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद याद रखिएगा, मैदान के साथ साथ आपको प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में भी सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जो है सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बात समझ में आ गया? हाँ। तो अगर वीडियो बच्चों अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको नई नई चीजें सीखने को मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में क्या करना है, आपको शेयर भी करना है, जिससे इस वीडियो का फायदा जो है आपके साथ साथ अन्य बच्चे भी ले सके। ठीक है, और एक काम क्या करना है कि अगर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो का लिंक चाहिए या फिर नोट्स अगर आपको डाउनलोड करना है, तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, उमा शंकर, है ना, उमा शंकर अन अकेडमी, ठीक है, अन अकेडमी। जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के लिखेंगे, वैसे ही मेरा चैनल जो है आपके सामने वहां पर ओपन होता हुआ दिख जाएगा, और ये सभी नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आई होप कि ये जो वीडियो है, ये सेशन जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा, या आपको नई नई चीजें सीखने को मिली होंगी। आई होप कि ये एग्जाम के लिए बेटर सेशन जो है रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन बच्चों। कल फिर सेम टाइमिंग पर उत्तर भारत के मैदान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।